सैटेलाइट क्लिनिक्स अब मेरे क्लिनिक में आके करते हैं, तो उसमें उस पर वो राज़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का हेल्थ क्लिनिक बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे सच न्यूज़ पे। और इस प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। सेहत के सिलसिले में बात की जाती है, बीमारियों के बचाव, बीमारियों की प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, इन तमाम चीज़ों में हम लोग बात करते हैं। और ख़ास बात प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ के लाइव क्लिनिक की ये है कि हम लोग हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के माहिर और अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत दी जाए, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, कोई भी मिथ, कन्फ्यूजन बीमारियों से मुतालिक, ट्रीटमेंट से मुतालिक क्रिएट ना की जाए। क्योंकि वैसे ही हमारे मुल्क में जो है वो गलत फहमियाँ बीमारियों को लेके, घरेलू ट्रीटमेंट्स और हकीमाना ट्रीटमेंट्स, बहरहाल अगर ओरिजिनल हकीमाना हो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन जो हमारी आधे से ज़्यादा क्वैकरी चल रही है, जिसमें जो है ना आप हकीम भी नहीं हैं, आप होम्योपैथिक भी नहीं हैं, एलोपैथिक डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन बट स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग, तो उन लोगों की बात की जा रही है। क्वैकरी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी बीमारियाँ जो कि बड़े अच्छे तरीके से मैनेज और ट्रीट की जा सकती हैं, ये लोग क्वैक्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हेल्थ एजुकेशन नहीं है, और लोग इनके हाथों चढ़ जाते हैं और फिर बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है और एंड में फिर आपको आना तो जो है वो ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल और सही डॉक्टर के पास ही होता है। तो हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन पाकिस्तान के हर कोने तक पहुँचाई जा सके। ख़ास तौर पर वो इलाके, वो रिमोट इलाके, वो दूर दराज इलाके जहाँ पर बड़े डॉक्टर्स, बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद नहीं हैं, उन लोगों तक जो है हम लोग यहाँ प्रोग्राम में बड़े डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को दावत देते हैं, ताकि उनकी बातें इन लोगों तक पहुँचाई जा सकें, उनको पता चले बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पकड़ना है, क्या अलामतें और तमाम चीज़ें। डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम में बात हुई शुगर की बीमारी के सिलसिले में, शुगर के रिवर्सल के सिलसिले में, और ये मुख्तलिफ ज़ावियों से डॉक्टर साहब ने बात किया, आप लोगों ने सवालात भी पूछे। आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ये वो 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है, और इनको लेके बेइंतहा कन्फ्यूजन, बेइंतहा मिथ्स, बेइंतहा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पाई जाती हैं। इवन जो है बहुत सी जगहों पर हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स के थ्रू भी कभी कभार जो है ये पेशेंट्स सही तरह ट्रीट नहीं किए जाते। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए बात करते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको कोई सवाल है ज़रूर कॉल करें 05123212200, और दूसरा नंबर है 05123212203, यानी एंड में 203 है। दोनों नंबर हमारे एक्टिव है, आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है आप लोगों की बहुत सख्त रूटीन होती है, और हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ऐसा है कि जी आप लोगों को कोई ना कोई जो है वो काम चल रहा होता है और हम आप लोगों को बुला लेते हैं। बट डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, क्या आप जैसे जो सीरियस डॉक्टर्स हैं, जो अपने प्रोफेशन को सीरियसली परस्यू करते हैं, वो आएँ और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे मुल्क में। आपको पता है क्वैकरी भी है, फिर बहुत जो है एक कमर्शलाइज भी हो चुकी है हेल्थ, हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं जब शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ की बीमारी, लोग कहते हैं कि जी अगर टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि वो कहते हैं जी निकल आई शुगर और तो फिर उसके बाद दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और एक कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांगली लोगों का पाया जाता है कि जी एक बार आपने शुगर की दवाई खा ली तो बस फिर आपको पक्की शुगर हो जाती है और फिर आप कभी भी दवाइयों से जान नहीं छुड़ा सकते। ये क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अक्सर लोग इसी वजह से हिचकिचाते हैं और डॉक्टर्स के पास नहीं आते, टेस्ट नहीं करवाते। आई थिंक साइकोलॉजिकल रीज़न है, नफसियाती तौर पे। अच्छा। हम अक्सर सच को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है। तो अक्सर मरीज़ों में आसार आ चुके होते हैं
और फिर भी वो नहीं चाहते कि वो टेस्ट करवाएं ताकि उन्हें उसको फेस ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। और ये एक ह्यूमन बिहेवियर है, हर मुल्क में होता है, हमारे यहाँ भी होता है, थोड़ा सा सच हकीकत से भागना, हकीकत से भागना, बिल्कुल ठीक है, रेत में सर दबा देना, बिल्कुल ऐसे। तो ये होता है क्योंकि असल में शुगर के साथ ये अहम इसलिए है कि अक्सर शुगर में शुरू में काफ़ी सालों तक आसार नहीं होते। तो हमारे मरीज़ शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के बारे में ये बात करते हैं कि जी मैं तो ठीक ठाक हूँ। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ जी आपको शुगर तो नहीं है? कहते जी नहीं है। मैं कहा आपने टेस्ट करवाया है? कहते हैं नहीं जी मैं महसूस नहीं हो सकती। इसी तरह ब्लड प्रेशर का भी कहते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में आप नुकसान ये होता है कि जब मरीज़ इस तरह करता है और टेस्ट नहीं करवाता या कोई इनअप्रोप्रिएट टेस्ट करवा लेता है जो कि उसके लिए रिलेटेड नहीं होता है, कभी वो छोटा उंगली पे फिंगर टिप पे कर लिया, तो वो जाहिर बात है उसका रोल मॉनिटरिंग में ज़्यादा है, डायग्नोसिस के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो वो एक खुशफहमी में होते हैं कि सब ठीक चल रहा है। ठीक है। तो लेकिन जब कभी खुदा न खास्ता आते हैं हमारे पास और हमें बताते हैं कि महीनों से तबीयत ठीक नहीं थी, महीनों से एनर्जी ठीक नहीं थी, थकन थी, सर दर्द होता था, जोड़ों में दर्द थे, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गया था, तो फिर भी अक्सर और चीज़ों को एट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो और जब हम टेस्ट करते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो एक सवेयर रिस्पांस आता है, अक्सर वो भी फिर ज़्यादा हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि बहुत जानलेवा बीमारी हो गई है खुदा न खास्ता, हालांकि ऐसा नहीं है। तो चाहे जिस तरह की भी शुगर हो आप उसको ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जिस तरह हमने आखिरी दफ़ा गुफ्तगू की थी, और उसको बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं। दवाइयों में कभी भी ये खासियत नहीं होती कि आपको आदी बना लें। उस तरह की दवाइयाँ जो कि नशा आवर हैं अपनी ज़ात में, वो कंट्रोल मेडिसिन होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं जी बीपी की गोली लेंगे तो आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही, कब्ज़ की दवाई लेंगे तो आदत हो जाएगी, या दमे के जो इनहेलर्स होते हैं वो लेने से इनकार कर देते हैं जी हम रेगुलर नहीं लेंगे कि आदत पड़ जाती है। हालांकि इनमें से किसी दवाई में खासियत नहीं है। ठीक है। बीमारी की नौइयत ऐसी होती है कि आपको जारी रखना पड़ता है, अक्सर मजबूरी होती है। बिल्कुल। तो इसलिए आपने बहुत अहम पॉइंट रेज किया कि इसको हमेशा जहन में रखना चाहिए कि अपना एक रेगुलर चेकअप करवाएं। ठीक है। और ख़ास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद तो सालाना करवाया करें। जिसमें कुछ बेसिक चेकअप्स हैं, डॉक्टर को दिखा दें, खुद टेस्ट ना करवाएं, डॉक्टर को दिखा दें, वो आपसे कुछ आसार पूछ के कुछ मौजूद टेस्ट लिख देंगे और उसमें नज़र रखें, और जब तबीयत ख़राब हो तो फिर ज़रूर मशवरा करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर की बीमारी में सुनने में आता है कि जी बड़े अरसे से ये शुरू हो चुकी होती है और आपको बड़ी देर के बाद पता चलता है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम जब वो शुरू हो चुकी होती है, लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 5-10 साल पहले आपको ये चीज़ एक किस्म की बेसिकली शुरू हो चुकी होती है, ऐसा ही होता है और फिर वो उसको उस टाइम पे किसी तरह पकड़ा नहीं जा सकता? तो अक्सर बेशतर जब शुरू होती है मरीज़ में आसार तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपनी उसकी अवेयरनेस नहीं होती, आगाही नहीं होती। तो अब बड़ा अनयूजुअल होगा कि एक इंसान जिसे शुगर हुई है वो उसका वज़न ज़्यादा ना हो मिसाल के तौर पे। अच्छा। कोई इंतहाई स्लिम इंसान मुझे कहे जी मुझे शुगर हुई थी, तो मैं सोचूंगा कि शायद इसे इंसुलिन की कमी वाली शुगर, टाइप 1 जो है, जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, जो कि हमारे मुल्क में कम है कंपैरेटिवली, हर मुल्क में कम है। अच्छा, हर मुल्क में कम होती है। तो मेजॉरिटी तो इसी तरह होता है कि अक्सर वज़न ज़्यादा होता है और 10-15 साल तक ज़्यादा होगा, फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अक्सर आसार ऐसे नहीं होते कि तबीयत ख़राब हो। ठीक है। मतलब आपकी शुगर ज़्यादा चल रही होगी, आप चल फिर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, आपको फील नहीं हो रहा होगा। ठीक है। इस वजह से बहुत अहम होता है कि आप टेस्ट करवाएं रेगुलरली, और अगर आपको पसंद नहीं है, बहुत से लोग नहीं चाहते कि टेस्ट करवाएं, तो मिनिमम फिर अपना वज़न ये ज़रूर चेक करवाएं रेगुलरली, अपनी ब्लड प्रेशर को चेक करवाएं रेगुलरली, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साहब बात थोड़ी बहुत बिगड़ रही है। बिल्कुल सही। कॉलर हैं डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? जी शबीर अहमद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि मुझे शुगर की शिकायत हुई थी 5 साल पहले, लेकिन उस पर मैंने खाने पीने पे तजज़िया किया हुआ था, अपना खाने पीने पे ना बेहतर किया हुआ था, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं नहीं लेता ज़्यादा। ठीक है। तो सिर्फ एक टेबलेट लेता इस्तेमाल करता था मैं। वो खाने के बाद ना मुझे 2-3 घंटे नींद आनी शुरू हो जाती है, जैसे 2-3 घंटे में रिलैक्स रहता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद फिर सारा दिन रिलैक्स रहता। अगर मैं फास्टिंग नहीं करता, नाश्ता वगैरह नहीं करता जी, तो उससे फिर मैं 24 आवर काम में रहता हूँ।
अच्छा। तो मुझे कोई थकावट नहीं महसूस होती, कुछ नहीं महसूस होता मुझे। ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया नहीं दोपहर का, रात का, सुबह का जी फास्टिंग में, तो फिर मैं ऐसे हो जाता हूँ कि 2-3 घंटे मुझे आराम करने दो, फिर उसके बाद मैं काम करता हूँ बस। अच्छा ठीक, डॉक्टर को पूछना चाहिए। समझ, ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात कर रहे हैं, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर प्लीज़। जी, इन्होंने अच्छा सवाल किया। एक नेचुरल फिनोमिनन है कि जब हम खाना खाते हैं और ख़ास तौर पे अगर मिकदार ज़्यादा हो तो उसके बाद थोड़ी गनूदगी सी आती है, हैवी खाना हो जाए। जी एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है, खून ज़्यादा मैदे की तरफ, आंतों की तरफ आ जाता है खाने को हज़म करने के लिए, तो दिमाग में भी थोड़ी सी उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है, टांगों की तरफ भी। तो अक्सर हम सब में फील करते हैं कि हैवी खाने के बाद थोड़ी थकन, गनूदगी वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये अपनी ज़ात में तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे, अगर आपको शुगर नहीं है फिर भी हो रहा हो, तो इस पे नज़र रखनी चाहिए। कभी कभी शुगर के बढ़ने के आसारों में भी शामिल होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये कोशिश करें कि अपनी डाइट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि जो भी पूरे दिन में खाते हैं उसका हिसाब लगाएं और उसको डिवाइड करके खाएं, थोड़े थोड़े चंक्स, थोड़े थोड़े पोर्शंस में कर लें, ताकि एक वक्त में बड़ी मील ना हो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा ये है कि चूंकि इन्हें शुगर भी है, दवाई भी ले रहे हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये इस तरह की ग़िज़ा खाएं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुगर कंटेंट रिलीज़ करती है। अच्छा। इसके लिए एक मेडिकल टर्म यूज़ होती है जो कि अब इम्पॉर्टेंट है, अब सारी दुनिया में हम इसको अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उसे कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ठीक है। उसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि आप जो भी खुराक खा रहे हैं उसमें से कितना ग्लूकोज आपके खून में जा रहा है। ठीक है। तो कुछ खुराकों में ज़्यादा जाता है और बहुत स्पीड में जाता है। ठीक है। तो उन्हें कहते हैं कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली खुराक है। कुछ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती हैं। ठीक है। उनको जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आराम से खून में उसका लेवल ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ठीक है। जबकि मीठी चीज़ें, सफ़ेद ब्रेड, वाइट राइस, रिफाइंड चीज़ें जितनी भी हैं वो स्पाइक देती हैं, ऊपर चढ़ता है। अच्छा। और फिर एकदम से ड्रॉप करता है। जब ड्रॉप करता है फिर आपको कमज़ोरी लगती है, भूख लगती है, हाथ कांपने लग जाते हैं। और फिर आपको कुछ मीठा खाने मुझे तो शुगर है और मुझे तो हाथ कांप रहे हैं, शुगर लो हो रही है, अच्छा। हाथ कांप रहे हैं। ठीक है। इवन कुछ लोगों में जिनमें कि शुगर होती नहीं है वो अक्सर कहते हैं कि मेरी शुगर लो हो जाती है, जबकि जब आप चेक करते हैं HbA1c 2 महीने वाला टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली उनकी शुगर बड़ी होती है, प्री डायबिटिक लेवल में होती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल भी और शुगर के मरीज़ भी ऐसी खुराकें खाएं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो है। तो क्या हैं? सब्जियां, चिकन, ऐसी चीज़ें जिनमें कि होल मीट ज़्यादा है, ब्राउन ब्रेड मिसाल के तौर पे, आटा जो है ब्राउन आटा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है। हमारे यहाँ ब्राउन चावल खाने का ज़्यादा रिवाज नहीं है, वो भी आहिस्ता रिलीज़ करते हैं। इवन अगर आप पास्ता टाइप की चीज़ें खाते हैं तो ब्राउन वाले जो होते हैं जिसमें कि फाइबर ज़्यादा होता है वो आहिस्ता रिलीज़ करते हैं। अगर आपको सीरियल्स का शौक है मिसाल के तौर पर नाश्ते में, तो जो टिपिकल हमारे सीरियल्स हैं कॉर्नफ्लेक्स टाइप के, इनमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है, ये एकदम से शुगर रिलीज़ करते हैं और फिर गिराते हैं। इसके मुकाबले में आप दलिया ले लें, जौ का दलिया मिसाल के तौर पे बड़ा अच्छा है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। सही है। तो एक तो अपनी खुराक इस तरह की रखें जिसमें कि इस तरह की खुराकें हों जो कि एकदम स्पाइक ना लाएं शुगर के लेवल में, क्योंकि अपनी ज़ात में वो स्पाइक डेंजरस होता है आपकी सेहत के लिए, वो भी डैमेज करता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर इनको शुगर है और दवाई भी ले रहे हैं तो मे बी अपने मौलिक से डिस्कस करें कि अगर उनको आहिस्ता आहिस्ता इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ले जाया जाए। ठीक है। ये पसंद करते हैं रोज़े को, इनके लिए तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। मैं अपने पेशेंट्स, इस तरह के पेशेंट्स को करवाता हूँ, क्योंकि उसमें इनकी शुगर, इवन अगर आप लो कार्ब डाइट की तरफ ना जाएं तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत यूज़फुल है। अच्छा। उसमें शुगर लेवल गिरता है, वज़न भी गिरता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वो एक 16 घंटे का रोज़ा है। ठीक है। लेकिन जो अगली शुगर के मरीज़ में हमने दवाइयाँ थोड़ी सी एडजस्ट करनी होती हैं, टाइमिंग एडजस्ट करनी होती हैं। अगर सुबह के टाइम गोली लेते हैं तो हम इन्हें कहेंगे अगर आपने लेट नाश्ता करना है तो आप लेट नाश्ता जब करेंगे उस टाइम पर अपनी गोली लीजिए शुगर की। ठीक है। और अर्ली डिनर करेंगे तो उसके साथ लीजिए। तो लेकिन वो ज़ाहिर है मालिज के मशवरे से होना चाहिए। लेकिन इस तरह के पेशेंट को जो कि रोज़े की हालत में कंफर्टेबल फील करता है और उसका एनर्जी लेवल लाइट अच्छा रहता है, उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है शुगर के लेवल कम करने और दवाइयाँ घटाने या इवन रोकने के लिए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयों का जिक्र हमारे यहाँ लोग बहुत करते हैं कि जी मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक के साथ मिठाई, तो क्या शुगर जो है वो सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक और मिठाई से रिलेटेड है? लोग
लोगों के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं होता। जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन अक्सर मरीज़ हमें बताते हैं जी मैं चीनी नहीं लेता, जी बिल्कुल लेती और इसलिए शुगर तो नहीं होगी। लोगों का ख्याल है कि चीनी और मीठी चीज़ों से ही इसका ताल्लुक है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है कि यानी कितनी चीनी रिलीज़ होती है, तो आप इस तरह से सोचें कि जब लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था कि एक रोटी या चपाती में 10 चम्मच के बराबर रिलीज़ हो सकती है अगर सफ़ेद आटे से बनी हुई है, यानी कि ग्लूकोज, हम सबको पता है ग्लूकोज क्या होता है। तो एक चीनी जो है अपनी ज़ात में 5-6 चम्मच आमतौर पे उसमें से रिलीज़ होता है ग्लूकोज, उसके मुकाबले में रोटी में से 10। इवन चावल, सफ़ेद चावल का एक बोल हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इवन जो एक बोल जिसे हम कहते हैं उसमें तकरीबन 10 चम्मच के बराबर ग्लूकोज रिलीज़ होता है। इसी तरह और बहुत सी हमारी जो नॉर्मल ग़िज़ाएँ हैं उनमें है। तो ये कतन इसका ताल्लुक सिर्फ मीठी चीज़ों से नहीं है। फिज़ी ड्रिंक्स, मीठी चीज़ें तो अपनी ज़ात में ज़ाहिरी बात है, सबको इल्म है कि वो करती हैं, लेकिन हमारी डे टू डे खुराक और हमारी मेजर वजह हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, मैं रोटी खा रहा हूँ और फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो उसकी वजह यही होती है, जब उनसे पूछते हैं आप खाने में क्या खाते हैं तो कहेंगे जी सुबह भी एक रोटी, दोपहर को भी, रात को भी चावल और इस तरह मीठे फ्रूट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ मीठे फ्रूट्स को समझा जाता है कि उनमें चीनी नहीं है या वो हार्मफुल नहीं है, जबकि हमें पता है कि चीनी हर फॉर्म में हार्मफुल है। एक्सेसिव मीठा चाहे आप फ्रूट से ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगा, आपकी खून का लेवल बढ़ाएगा। उसमें हम लोगों को कम मीठे फ्रूट एडवाइस करते हैं, तो टाइम हो तो इसकी तरफ भी आ जाएं। बिल्कुल ज़रूर। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब जो है बेसिकली हमने कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड शुगर्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। हम लोग ये समझते हैं कि जी नहीं चर्बी या मीठी चीज़ें दुश्मन है। बेसिकली हमने जिस चीज़ को पकड़ना है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो कार्बोहाइड्रेट रोटी भी है, चावल भी है, ये तमाम चीज़ें जो अभी आपने गिनवाई हैं वो सारा कुछ है। इसलिए आपने बताया कि कीटो डाइट्स जो है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम ब्रेक के बाद, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब छोटा सा वक्फा ले लेते हैं हम लोग, उस पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। शुगर की बीमारी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, शुगर के रिवर्सल के बारे में भी डॉक्टर साहब ने पिछले हफ्ते भी बात की थी, आज भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ी सी छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है शुगर की बीमारी के सिलसिले में। शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, शुगर को ख़त्म किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, इंसुलिन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है या नहीं, ये तमाम सवालात हैं जो डॉक्टर साहब से हमने पिछले हफ्ते भी पूछे थे, आज भी हम इस पर बात करेंगे। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें, हम लोग लाइव हैं 0512321200 और 0512321203। शुगर्स के मुतालिक कोई भी आपका सवाल है ज़रूर कॉल करें, अपना सवाल पूछें, हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ आगे जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कीटो डाइट की तरफ डॉक्टर साहब हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी स्पेसिफिकली मतलब देखा जाए तो ज़रूरी नहीं कीटो हो, इसमें डिफरेंट वर्जन्स हैं। ठीक है। असल चीज़ है लो कार्ब डाइट। ठीक है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। अच्छा। तो ट्रेडिशनली हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम खाना पीना कम करवा देते थे, पोर्शन साइज कंट्रोल जिसे कहा जाता है। अभी भी मेन स्ट्रीम में अभी भी वही चल रहा है काफ़ी एरियाज में कि जी आप पोर्शन कम कर लें, कम खाएं। उसमें जो बेसिक हमने एक्सपीरियंस से सीखा है और रिसर्च से, वो ये सीखा है कि अनफॉर्चुनेटली वो लॉन्ग टर्म लोग कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, एनर्जी कम होती है, भूख लगती रहती है, थकावट हो जाती है। तो हिम्मत करके अपनी विल पावर के साथ तो लोग 1-2-4 महीने कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। ठीक है। तो अक्सर साल जब गुजरता है, आप रिसर्च में देखते हैं कि वो अक्सर वापस आ चुका होता है जो थोड़ा बहुत शुरू में गेन हुआ होता है। ठीक है। या फिर ओवरशूट हो जाता है अक्सर। अच्छा। एक और मसला अक्सर वाकई क्रैश डाइट्स में भी है, जो आपको बताते हैं ये कर लें वो, जिसमें कि आप वक्ती तौर पे लूज करते हैं, फिर दोबारा गेन हो जाता है। ठीक। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? मैं शेख साहिब बात कर रहा हूँ। जी ऊंचा बोलिएगा और पूछिएगा सब क्या पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं।
जी डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मैं ये इंसुलिन ले रहा हूँ ना 70-30 सुबह शाम दोनों टाइम में। जी जी ठीक है। शुगर है तकरीबन 4 साल से मुझे। जी जी। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है ना, एक तो सारे जोड़ पूरी जिस्म में दर्द करता है, दूसरा ये है कि मैं चलता फिरता रहा हूँ तो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन जो ही मैं लेटता हूँ ना तो मेरे पाँव में मतलब इतनी ज्यादा जलन होती है ना। अच्छा। मतलब उस प्रॉब्लम से मैं सो नहीं सकता। अच्छा। तो ये चीज कंटिन्यू चल रही है मेरे साथ। अच्छा। तो और इस वजह से डॉक्टर साहब से ठीक, आपकी शुगर कितनी रहती है आजकल? आजकल इंसुलिन लगाई होती है ना, इंसुलिन तो मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ ना। जी जी। लेकिन 320 थी, कल चेक की थी मैंने। अच्छा, और ये रेगुलरली आप चेक कर रहे हैं बाकायदगी से या मसलन गैप हो? हफ्ते के बाद तकरीबन चेक करता हूं। हफ्ते के बाद। और तो एवरेज जो है वो 320 आप बता रहे हैं? जी जी 320। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल एक दूसरी भी ले लेते हैं। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब इस सवाल पे अगर कमेंट करना चाहें। जी, तो इम्पॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने की है, कॉमन सिम्टम है ये शुगर के मरीज़ों में। अच्छा। कि पाँव जलते हैं। बिल्कुल। तो आमतौर पे अक्सर ये 2 स्टेजेस में आपको नज़र आता है। पहला तो शुरू में जब कई दफ़ा मरीज़ों को शुगर हो जाती है बीमारी, तो अक्सर उनकी शुगर लेवल हाई चल रही होती है, थकन, जोड़ों में दर्द, पाँव वगैरह जलते हैं, ख़ासतौर पे जब रात को वो सोते हैं। अच्छा, हाई की वजह से? जी। अच्छा, ठीक है। आमतौर पे जब एक दफ़ा कंट्रोल कर लेते हैं, शुगर आहिस्ता आहिस्ता जगह पे आ जाती है, तो ये सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, सही है। फिर इसके बाद दोबारा होता है जब उनकी शुगर को हुए काफ़ी साल गुजर चुके हों। जैसे हम आखिरी दफ़ा हमने बात की थी असाब की का डैमेज होता है, उन पे नुकसानात होते हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, मेडिकल टर्म में हम न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है। तो ये अक्सर उसकी भी निशानी हो सकता है, ख़ासतौर पे 5-10 साल अगर इन्हें हो गए हैं इससे ज़्यादा, तो पाँव में जो नर्व्स होती हैं, जो हिस करती हैं, महसूस करते हैं, जिनकी मदद से आपको पता लगता है कि किसी चीज़ को टच किया, कोई शार्प चीज़ आपने टच की, तो अगर शुगर की वजह से नर्व्स डैमेज होना शुरू हो गई हों तो आपके पाँव भी जलते हैं उसकी वजह से। अच्छा। तो और इसमें डिफरेंट टाइप्स की आगे डैमेजेस हैं, कुछ में पाँव जलते हैं, कुछ में दर्द होता है, कुछ में हिस कम हो जाती है, अक्सर मरीज़ को पता नहीं चलता। तो डायबिटिक केयर का बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यही है कि आप पाँव का रेगुलर चेकअप कराएं, हर साल कम से कम एक दफ़ा। हम इसमें एक छोटे से आले के साथ एक्चुअली पाँव की हिस चेक करते हैं। हाँ, ठीक है। वो बिल्कुल आसान सी एक चीज़ होती है, और हम देखते हैं किसी शुगर की वजह से डैमेज तो नहीं हो रहा। डॉक्टर एक और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हसाम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, क्या बात पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे फादर वाली साइड पे भी शुगर थी और मेरी मदर वाली साइड पे भी शुगर है। ठीक है। हिस्ट्री में है और मेरी एज 30 इयर्स है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें मतलब खुराक के लिहाज से कि क्या मेजर्स लेने चाहिए कि जी बेसिकली जो हमारी ब्लड में चीज़ है वो एक्टिवेट होगी या नहीं होगी, तो ये पूछना चाहता हूँ। जी बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जो कि डायबिटीज़ से पहले और उनको पता है कि जी अगर फैमिली में बीमारी चल रही है तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। कराची से फ़हीम बात कर रहा हूँ। जी फ़हीम भाई, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि जो लोग टेस्ट के लिए सिक्रोल या कोई और चीज यूज करते हैं चाय वगैरह में, क्या वो सही है? उसका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? ठीक है। दूसरा ये इंसुलिन के हवाले से बताएं कि लोगों में आमतौर पर ये तासुर पाया जाता है कि इंसुलिन से जो है वेट गेन करता है इंसान। अच्छा, वेट गेन करता है। क्या ये बात सही है? सही, ठीक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, पिछला सवाल जो हमारे पास था, उन्होंने कहा कि जी उनकी फैमिली में जो है वो दोनों पेरेंट्स की तरफ से है और वो 30 इयर्स के, तो वो किस तरह ख्याल रख सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेमिलियल लिंक इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको ज़्यादा चांस है शुगर होने का, इसमें कोई शक नहीं। खासतौर पे जो आम शुगर हमारे यहाँ पाई जाती है, टाइप 2 जिसे कहते हैं, उसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी अहम है कि आजकल अक्सर जो हम पेशेंट्स देखते हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। अच्छा। तो ये अपनी जगह पे फैक्टर है, लेकिन हमारे जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट की वजह से थी, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। तो दोनों फैक्टर्स हैं। दोनों फैक्टर्स इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे अहम अगर इन्होंने एक काम करना है वो ये करना है कि अपने वेट को कंट्रोल रखें। और उसमें 2 चीज़ें हैं।
मतलब एक तो एक मेडिकल तरीके से हम उसका मेजर निकालते हैं, जिसे BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। वो एक रफ सा मेजर है आपकी हाइट और वेट से। ऑनलाइन बहुत से कैलकुलेटर्स हम निकाल सकते हैं। आमतौर पे कहते हैं कि 24 तक होना चाहिए। और इंक्रीजिंगली अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि साउथ एशियन ओरिजिन के जो पेशेंट्स हैं, इनमें अगर ये 22 से ऊपर चला जाए तो उनमें शुगर बढ़ जाती है। अच्छा, हमारे लिए 22 है जी। तो इंक्रीजिंगली अब इसमें काफ़ी तहकीक हो रही है पिछले कुछ सालों से। अब काफ़ी साइंसदान ये कह रहे हैं कि हम लोगों को तो 24 से भी काफ़ी नीचे रखने की कोशिश करें। डॉक्टर मजीद इस पर बात करें कि कॉलर ले लें, फिर उसके बाद इकट्ठे बात कर लेते हैं। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ैन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। फरमाएं, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब की आवाज़ सुन रहे हैं? जी, मुझे रिसेंटली शुगर डायग्नोज हुई है। मेरे फैमिली में नहीं थी शुगर, लेकिन फिर भी जी एंड मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी जो मैं रैंडम अपनी मतलब फास्टिंग में शुगर चेक करता हूँ 160, 180, 150 आती है। ठीक है, तो मुझे किधर मेंटेन करना होता है? मैं रेगुलर चेक करता हूँ अपनी शुगर। ठीक है, आपकी एज कितनी है? मेरी अभी 31 एज है। अच्छा, और टाइप 1 है या टाइप 2 है आपकी शुगर? अभी मैंने जो डॉक्टर को चेक कराया था, उन्होंने कहा था मैं किसी टाइप में फॉल नहीं करता। मतलब ये बॉर्डर लाइन नहीं कर लें आप। प्री डायबिटिक हैं आई थिंक सो। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है। और आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं अभी? जी हाँ, मुझे डॉक्टर ने दी हैं। एक नाश्ते से पहले 5 मिनट पहले लेनी होती है और खाने के बाद। ठीक है, अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली आपकी जो है वो रेंज जो है वो कहाँ पर फॉल करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली, रेंज। एंड मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ? ठीक, बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल की। डॉक्टर इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपने वो बताया कि जी लाइफस्टाइल BMI जो है, पहले क्वेश्चन की जो आप बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वजन के दो रेफरेंसेस हैं। एक तो चलें BMI है, जिसमें हम इंक्रीजिंग अब ये समझ रहे हैं कि 24 से भी नीचे 22 के करीब आना चाहिए। अच्छा। जिसे हम पहले आइडियल वेट कहते थे, लेकिन नाउ वी फील के साउथ एशियंस में ये तकरीबन नॉर्मल के ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्योंकि हमें पता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में साउथ एशियन जिनका BMI 24 और इस रेंज में होता है, उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर और फैटी लिवर ये सब पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। जी, कुछ स्टडीज़ में 40% तक। अच्छा, तो ये तो एक तरीका है। इससे आसान तरीका भी है, आप अपने पेट पे नजर रखें। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पेट को देखें। कोशिश रखेंगे ज़्यादातर पेट जो है बाहर को निकला ना हो जब सीधा खड़े होते हैं। जो कहते हैं वेस्ट आपकी जो है वो दिखती है। तो वरना उसके लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर किया जाता है। उसके अपना रेफरेंसेस है मर्दों और औरतों के। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली मेजर करें, कोशिश रखें कि पेट ना हो। पेट का होना जनरली साउथ एशियन में एक रिस्क फैक्टर है। ये एक नेचुरल चीज़ है। वो ऐसे लोग जिनका ताल्लुक अक्सर बेशतर अफ्रीका से है, अफ्रीकन, अफ्रो कैरेबियन, उनमें अक्सर चर्बी हिप्स और कूल्हों पे आती है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ पेट पे आती है। ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ भी जाती है, लेकिन पहले इधर आती है। ठीक है, लेकिन मेडिकली जो पेट पे आती है, क्योंकि अक्सर जिगर वगैरह पे होती है, ज़्यादा नुकसानदेह है शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके लिए सबसे अहम यही है कि ये अपने आप को एक्टिव रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें, जंक फूड को अवॉइड करें और रेगुलर कोशिश करें ग़िज़ा जो खाते हैं तो उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक ना हो, प्रोटीन हो, होल मील रखें। नेचुरल फैट्स लें, जो नेचुरल फैट्स हमारे यहाँ देसी घी, देसी मक्खन, बशर्ते के साथ में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे। नहीं, ठीक है। तो उसमें एम इनकी एक ही होनी चाहिए। अगर ये अपना वज़न BMI 22-23 के करीब रखते हैं या पेट वो ज़्यादातर फ्लैट रखते हैं, तो इनका शुगर होने का इम्कान बहुत मिनिमल होगा। डॉक्टर बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब की आवाज़ सुन रहे हैं। जी, मैं ये पता करना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड को शुगर है जी और ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन उनकी शुगर फास्टिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, अगर कभी तो 140, 145 तक होती है, मेडिसिन लेते हैं। अच्छा। और रैंडम जो है रात में अगर करें तो वो 130, 125 ऐसी आती है। ठीक है। तो लेकिन उनके साथ ये मसला होता है कि वो ये कहते हैं कि जब उनकी डाउन, जैसे अभी एक दिन आई है 115 आई है मॉर्निंग में, तो फिर वो अपनी मेडिसिन खुद से ही कम कर लेते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि कितनी होनी चाहिए मेडिसिन? वो लेते हैं नॉर्म लेते हैं सुबह में 1 mg नाश्ते से पहले, और उसके बाद लेते हैं 050। ठीक हो गया। और सेम एज इट इज नाइट में करते हैं, खाने से पहले नॉर्म। लेकिन आजकल ना वो जौ खाने लगे हैं, रोटी जो है जौ की और बेसन की मिला के खा रहे हैं, और रात में भी और परहेज बहुत सख्त कर रहे हैं, तो उनकी काफी डाउन हुई है, 120 ऐसी हुई हुई है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि उनकी मेडिसिन किस रेंज में जाके कम करनी चाहिए? वो खुद से कभी नॉर्म छोड़ते हैं कि आज मेरी कम हो जाएगी, आज मेरी ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि वो हाईकोर्ट जाते हैं तो उनको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सही। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, BPM का बिल्कुल मेडिसिन लेते हैं, BP की वो लेते हैं को इजी डे 5 mg। सही है, एक टाइम। जी बिल्कुल ठीक। तो बस
बहुत शुक्रिया। आजकल उनकी जब से कम हुई है तो उनको दर्द नहीं हो रहा है, जिस समय वो कहते हैं मैं बहुत फ्रेश हूँ। लेकिन मैं ये मेडिसिन के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि किस वक्त हमें कम करनी चाहिए, ये जरा बताइए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो एक सवाल आया था जिसमें फ़हीम साहब ने उन्होंने कहा था कि जी है इंसुलिन के सिलसिले में उन्होंने पूछा था कि जी इंसुलिन की वजह से लोग कहते हैं वेट गेन होता है, तो हाँ लोग इंसुलिन नहीं इस्तेमाल करते। फिर उन्होंने मेरे ख्याल से जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उसके बारे में कहा कि जो चाय वगैरह में हम डालते हैं वो ठीक है या नहीं। जी, तो जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है तो ये एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है। मरीज़ों को हम देते हैं उसकी रिफाइंड या सिंथेटिक फॉर्म आजकल देते हैं। ठीक है। तो अपनी ज़ात में ये वेट गेन करता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये इसका नॉर्मल एक्शन है। अच्छा। आपकी ग्रोथ के लिए एक इंसान में इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है। तो शुगर को भी ज़ाहिर बात है इंसुलिन कम करती है, लेकिन इसमें वेट गेन होता है। अच्छा, तो हम जब ये डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट कौन सी दवाई देनी है, किसे इंसुलिन पे रखना है, तो उसमें ये भी रिस्क हमारे जहन में होता है कि इसका कितना वेट गेन होगा। बिल्कुल सही। तो इम्पॉर्टेंट बात ये होती है जब शुगर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये होती है कि इमीडिएटली तो इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें, शुगर को जिस्म को डैमेज ना हो। ठीक है। और उसमें ज़ाहिर बात है कभी कभार अगर गोलियों से नहीं हो सकता या इवन स्टार्ट में इतना हाई लेवल होता है कि हमें पता है गोलियां नहीं करेंगी तो हम इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। असल टारगेट ये होना चाहिए कि वक्त के साथ हम उनको बाकी लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे काम करें ताकि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती जाए, हम उन्हें हटा सकें। डॉक्टर बहुत शुक्रिया, मज़ीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे बिलाल फिरदौस खान की। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, शिफा इंटरनेशनल के साथ डॉक्टर साहब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं हम लोग। हमारी फ़ोन लाइन्स जो हैं वो एक्टिव हैं। आपको कोई भी सवाल होता है शुगर की बीमारी के सिलसिले में, रिवर्सल के सिलसिले में, कॉल करें, अपना सवाल पूछें। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर और उसके बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से बड़ी अहम हमारी गुफ्तगू चल रही है, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डॉक्टर साहब बात करें शुगर की बीमारी के सिलसिले में, उसकी रिवर्सल के सिलसिले में। डॉक्टर साहब इंसुलिन वेट गेन के सिलसिले में आपने बात की, उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो वो आप ऐड कर लें। उसके बाद फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में भी सवाल था। जी, तो मैं हाथ स्वीटनर्स की तरफ चलते हैं। जी प्लीज़। तो इसमें दो तीन बातें समझ लें। एक तो अभी तक जितना भी एविडेंस है इंसानों में जिस मिकदार में स्वीटनर्स यूज़ हो रहे हैं उनमें तो ये साबित नहीं हो सका कि ये ख़तरनाक हैं या इनसे कैंसर तरह की अमराज होते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग डरते हैं। अगरचे के जानवरों में इससे हायर कंसंट्रेशन में देखा गया है। अच्छा, फ्यूचर में कोई चीज़ आ जाए तो उसको देखेंगे, फिलहाल ऐसा एविडेंस नहीं है। ठीक है, सही है। उनका रोल है ख़ास तौर पे अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं, मीठी चीज़ें, और आपसे बहुत मुश्किल लगता है आपको कि आप उन्हें छोड़ पाएँ, तो आप स्वीटनर को एज अ टेम्प्रेरी मेजर मेरे ख्याल में यूज़ करें। तो इट कैन बी हेल्पफुल फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बेसिकली आप उसको छोड़ने के लिए इसको यूज़ करें टेम्परेरी। इसमें एक थर्ड चीज़ होती है, वो होती है कि जब आप मीठे स्वीटनर्स यूज़ करते हैं आपको मीठे की हाजत रहती है। ठीक है। और आप एडिक्टेड रहते हैं मीठे से। अच्छा। तो उसके मामले में स्वीटनर्स हेल्प नहीं करते, तो आपको हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं मीठा लूँ। तो इस वजह से मैं तो अक्सर इनकरेज करता हूँ कि एज अ टेम्प्रेरी मेजर बेशक अगर आप यूज़ करते हैं कर लें, आहिस्ता आहिस्ता मीठे को घटाएं अपनी खुराक में। आपके टेस्ट पर जायके के पर ज़ुबान में आदी हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर आप 3 चम्मच चीनी लेते हैं, कोशिश करें पहले 2 चम्मच पे आ जाएं और कुछ महीने रखें इस पे। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1.5 पे आएँ, फिर 1 पे, फिर आधी। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सेहत के लिए भी अच्छा है और शुगर के कंट्रोल के लिए भी। ठीक है। लेकिन टेम्प्रेरी मेजर अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला हमारा सवाल था जिसमें उन्होंने डायबिटिक रेंज के बारे में पूछा था। 31 ईयर के थे, लेकिन हमारे पास और कॉल है, कॉल ले लेते हैं जल्दी से। जी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से यही पूछूंगी कि 3 माह पहले मुझे प्री डायबिटिक जी डायग्नोज हुई है। ठीक है। तो शुरू में तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमारे जो फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर जमाल जफर, कि आप परहेज से और डाइट से अपने आप को कंट्रोल में रखें। ठीक है। शुगर को। ठीक है। लेकिन मेरी ना हार्मोन का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मुझे मेरी जो गायनिकोलॉजिस्ट थी उन्होंने मुझे
ये ग्लूकोफेज एडवाइस की कि आपकी ना ये शुगर की वजह से ना तो ज्यादा आपके हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, तो आप ये ग्लूकोफेज लें। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर के मशवरे से 2 टाइम मैं ग्लूकोफेज ले रही हूँ, लेकिन मुझे सांस बहुत चढ़ता है, बहुत ज्यादा जनरल वीकनेस है। अच्छा। और बहुत ज्यादा पसीना आता है, और आज बल्कि मैं ECG भी करवा के आई हूँ, तो वो ठीक आई है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, टीवी पे जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो। हेलो जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बेटी है 10 इयर्स की जी, तो उसको 6 मंथ पहले टाइप 1 डायबिटिक मतलब डायग्नोज हुई है। तो अचानक से हमारी फैमिली केस ऐसा कोई भी नहीं है जी। और उसको इंसुलिन पे है, NPH उसको लग रही है मॉर्निंग में 18 और रेगुलर लग रही है 8। अच्छा। और इवनिंग में यही हाफ लग रही है। लेकिन डॉक्टर साहब इसको स्टिल अभी भी उसकी शुगर जो है ना वो भी हाई है, मतलब अच्छा। मॉर्निंग में भी उसकी मतलब 300 अबव होती है, इवनिंग में भी ऐसी होती है। ठीक है। और पेट में पेन होती है, टांगे कांपना शुरू हो जाती है, कोई फर्क अभी मतलब उसको इंसुलिन से नहीं है। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, जरूर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कॉलर है हमारे पास, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? जी मैं गुलफाम बात कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से ये पूछना था जी जी कि ना ये मेरी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हाई रहते हैं ना। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे पाँव की जो उंगलियां ना वो सुन्न हो जाती हैं। जी बिल्कुल, तो उस बारे में उनसे बात करने की बिल्कुल ज़रूर डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। वैसे डॉक्टर साहब कर भी चुके हैं इस पर बात, लेकिन दोबारा भी डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर साहब इस पर बात करें। डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इन्होंने 31 ईयर के जवान हमारे उन्होंने कॉल की और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा जी प्री डायबिटिक रेंज में हैं, तो अभी क्या होनी चाहिए? तो असल में यही टाइम है इसको टारगेट करने का जी, और डाइटरी इंटरवेंशन चाहिए। ये तो यंग है, ये तो एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें प्रोसेस एक ही है जी। ठीक है। जो आपकी शुगर बढ़ रही है, तो अगर आप ख्याल नहीं करेंगे मोटापा है तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें तरीका यही है कि इनको मैं तो मशवरा ये दूंगा कि सीरियसली ये कंसल्ट करें किसी से कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट को कंसिडर करें। ठीक है, जिसमें आपने बताया कि फैट और प्रोटीन पे फोकस है और कार्बोहाइड्रेट को नीचे किया जाता है, नीचे करना है। जो कि और कुछ लोग अगर इस पर राजी नहीं होते तो उनके लिए इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अपनी ज़ात में बहुत इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, रेंज वो कह रहे थे कि जी 160 होती है मेरी, तो मुझे एग्जैक्टली कितने पे होना चाहिए कुछ? अच्छा, आई थिंक ये जो ये बता रहे थे शायद ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अच्छा। तो इसका ये जिक्र कर रहे थे। जी जी मेरे ख्याल से तो गोलियां भी ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि मुझे अभी रिसेंटली जो है डायग्नोज हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कि अपने डॉक्टर से मिल के एक रेंज का मुतय्यन किया जाए। ठीक है। क्योंकि हम HbA1c को एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं डे टू डे, तो उसका एक माइनर सा इंडिकेटर होता है। ठीक है। यंग लोगों में हम HbA1c 6.5 से नीचे रखते हैं। अच्छा, उसको ज़्यादा हम जी आप और उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और अगर दूसरे मिलीग्राम में कर लें तो डिपेंड करता है किस टाइम पे है। अच्छा। अगर आप फास्टिंग की बात करेंगे नाश्ते से पहले, तो तकरीबन 80 से 110 की रेंज हम देते हैं यंग डायबिटिक्स को कि आपने इस रेंज में रखना। ठीक है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम थोड़ा सा हायर रेंज में ले जाते हैं, 120-30 तक भी ले जाते हैं। HbA1c उनका 7.5 कभी कभी 8 तक भी ले जाते हैं। एक्सेप्टेबल है। वो पेशेंट की मेडिकल हालत को देख के हम डिसाइड करते हैं। और खाने के बाद कोशिश करें, उन्हें कहें कि अगर डायबिटिक हैं तो डायबिटिक पेशेंट को हम कहते हैं 2 घंटे का रेफरेंस पॉइंट रख लें। ठीक है। इसमें अपनी शुगर चेक किया करें, बीच में रैंडम मत करें। खाने के 2 घंटे बाद चेक करें। तो 180 तक आम तौर पे हम कहते हैं ठीक है। उससे जितनी नीचे होगी जारी बात है उतना ही बेहतर। ये यंग के लिए आपने अभी बताइए कि 180 मैक्सिमम होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है प्रोग्राम में, खुशामदीद कह रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद इन्होंने कहा था, खातून थी, उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड जो हैं वो BP ब्लड प्रेशर भी है, उनको शुगर भी है, और हाँ वो सवाल है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वो बाकायदगी से दवाइयाँ खा रहे हैं, कभी कभार उनकी शुगर लो हो जाती है, 115 पे आ जाती है, तो वो खुद ही दवाई एक स्किप कर देते हैं। तो वो कोई क्राइटेरिया पूछना चाह रही थी कि भाई कोई क्राइटेरिया है कि भाई वो दवाई स्किप कर लें ना करें? ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि उन्होंने कहा था शायद कि कुछ उन्होंने डाइटरी इंटरवेंशन भी की है, जी जी जी, उसकी वजह से अब शुगर। तो ये बड़ा अहम होता है कि जब हम मरीज़ को बताते हैं कि डाइटरी एडवाइस देते हैं, तो जब आपकी शुगर गिरना शुरू हो जाए तो मुआलिज बताता है कि आपने क्या कौन सी दवाई कम करनी है। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने मुआलिज से रिव्यू करवाएं, क्योंकि हो सकता है एक उनकी गोली थायरोनॉर्म थी, शायद वो ना ज़रूरत हो अभी उसे, जो भी वो ले रहे थे, ठीक है, जो शायद शुरू में थी ज़रूरत, लेकिन अब जो है वो, तो ये एक नॉर्मल पार्ट का हिस्सा है आपके रेगुलर डायबिटिक रिव्यू का, कि हम उनकी HbA1c फिर से चेक करते हैं, उनकी शुगर पूछते हैं कि भाई नाश्ते से पहले कितनी है, खाने के बाद, और हो सकता है इनकी दवाई आदि कर दें, कोई रोक दें बीच में, चेंज कर दें। तो एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट है। और एक और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मुझे शुगर है काफी देर से, और कभी कंट्रोल होती है कभी नहीं होती, मैंने जरा उनसे ये बात पूछनी है। ठीक, बताइएगा माँ जी, आप क्या दवाई ले रही हैं, इंसुलिन ले रही हैं? मैं इंसुलिन ले रही हूँ, इंसुलिन के बावजूद भी मेरी शुगर जो है कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, कितनी रहती है आपकी शुगर? कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जब मैं थकी हूँ तब भी ज्यादा हो जाती है, टेंशन लूँ तब भी ज्यादा हो जाती है, और इसी वजह से मेरी बड़ी बीती। अच्छा, कौन चेक कौन करता है आपकी शुगर, कहाँ पर? मैं खुद करती हूँ, मैं 3 महीने की बाहर से करवाती हूँ। अच्छा, तो बाकी डेली मैं काम करती हूँ। तो कोई बता सकती हैं आप, जो डेली आप चेक करती हैं वो कितनी आई है, और वो 3 मेरी कभी मतलब मेरा जो डॉक्टर है उन्होंने मुझे कहा था फिर मेरी एज के मुताबिक 140-150 रह जाए, और जब बढ़ने में आती है तो मेरी 220 तक 223 तक पहुँच जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा बढ़े तो इंसुलिन में 25 सुबह लगाती हूँ, 20 शाम को लगाती हूँ, और चीनी का मैं मुकम्मल तौर पर परहेज करती हूँ। फल हाँ कभी ना कभी कुछ सामने आ जाए तो कुछ ग्रेप्स मैंने 1-2 दफे इस दफा खाया, बाकी मैंने छोड़ दिया। इंसान है कभी ना कभी को थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी। तो अभी बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम ये है, मेरा पेट बहुत सूज गया है, इंसुलिन लगा के ना मेरा जिस्म इतना दुखता है ना, हाथ नहीं ऊपर लगता। हाँ, अच्छा जी, पेट मेरा बढ़ गया हुआ है, और मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं बात भी नहीं कर सकती, मैं उठ के चलती हूँ थोड़ी देर भी तो मेरे घुटने जो है वो बैठ जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब इस पे जिक्र कमेंट करेंगे। आपने वैसे डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन करनी हो तो ई-शिफा जाके आप डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब जो जी बिल्कुल एडजस्टमेंट का आपने कहा कि दवाइयाँ जो हैं वो उनके हस्बैंड को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। फिर एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जी प्री डायबिटिक स्टेज में हूँ, और उन्होंने कहा कि जी वो डॉक्टर साहब ने मुझे परहेज़ बताया, लेकिन मेरा हार्मोनल इशू है, तो मुझे गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप दवाई खाएं। फिर उन्होंने कहा जी वीकनेस हो रही है, मुझे सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जी, आई थिंक इनको भी एक मेडिकल रिव्यू चाहिए कि वीकनेस की और सांस लेने की दुश्वारियों की बहुत सी वजूहात होती हैं, तो मालिज चेक करके बताएगा। ख़वातीन में अक्सर खून की कमी भी हो सकती है उसकी वजह, तो और अक्सर अगर प्री डायबिटीज़ है तो मोटापा भी अक्सर साथ साथ ही होता है, वो भी बजाते खुद वीकनेस और एनर्जी लेवल्स कम कर देता है। ठीक है, उन्होंने हार्मोनल इशू का बताया, आई थिंक वो एक मेडिकल कंडीशन का जिक्र कर रही हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS। तो उसमें शुगर लेवल बढ़ता है, वज़न भी बढ़ता है। तो उसकी मैनेजमेंट में अक्सर मेटफॉर्मिन ये दवाई है जो उन्होंने जिक्र किया था वो दी जाती है, उससे शुगर लेवल भी कम हो जाता है, और थोड़ी कंडीशन की मैनेजमेंट में भी फ़ायदा होता है। अगर कंडीशन का कोई और स्पेसिफिक इलाज नहीं है, उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, ये रिलेटेड है, यानी ये रिलेटेड है। इनफैक्ट इस कंडीशन में ख़ास तौर पे प्री डायबिटिक्स बहुत होते हैं और शुगर लेवल बड़ा होता है। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल जो काम करने का है, गोली से तो चलें शुगर कम हो गई है इनकी, लेकिन जब छोड़ेंगी तो वो फिर बढ़ जाएगी, एक इशू ये है। दूसरे, अगर वज़न कम नहीं करेंगी तो ब्लड प्रेशर तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ होता है, जब जिगर पे चर्बी आती है तो ये होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, फिर उसकी गोलियां शुरू हो जाती हैं। असल में जो इन्हें करना है अपने वज़न को टारगेट करना है, ये असल इंटरवेंशन है प्री डायबिटिक के लिए भी। और इवन हम जो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट की बात कर रहे थे, अब इंक्रीजिंगली उसमें कुछ अर्ली एविडेंस आ रहा है कि उसमें भी हेल्प करता है वो उसकी बेहतर मैनेजमेंट में। अगर चेक उसमें अभी फाइनल रिसर्च नहीं आई, लेकिन उसमें सब एविडेंस है। तो उनके लिए भी मशवरा यही है कि आप अपने वज़न को टारगेट करें, जिसमें कि एक्सरसाइज अपनी जगह, लेकिन मेनली डाइटरी इंटरवेंशन है, और उसमें एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और दूसरा लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है जो कि एक क्वालिफाइड मालिज या क्वालिफाइड डाइटिशियन से करवाएं, जिन्हें पता है कि किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल ऐसे है, ये ना होना कि कभी बहुत ही ज़्यादा आप कर लें और वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, तो एक जो है
है, कोई सुपरवाइजर होना चाहिए। और अगर उन्हें लगता है कि मुश्किल है या एक्सेस नहीं है तो इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट पे इसमें काफ़ी अच्छी यूजफुल रिसोर्सेज भी हैं, बिल्कुल, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगा के उसमें समझना होगा, उसके बाद करना होगा। पढ़ के ठीक सही। डॉक्टर साहब 10 साल की बच्ची, उन्होंने कहा कि उसको डायबिटीज़ वो डायग्नोज की है, इंसुलिन लगाई जा रही है और फिर भी उसके बाद बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही और वो कह रहे हैं कि जो उसको पेट में दर्द वगैरह भी होता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि ये सिर्फ मसला 10 साल की बच्ची तक मुख्तस नहीं है। ठीक है। इवन ऐसे हमारे पेशेंट जो कि इंसुलिन पे होते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ हमारे पास आते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं, शुगर हाई होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते। असल इशू ये है कि उस बच्ची की इंसुलिन लेवल को एडजस्टमेंट चाहिए उसकी शुगर के मुताबिक। अच्छा। असूली तौर पे होना ये चाहिए, जो अक्सर हमारे यहाँ नहीं हो सकता बहुत सी वजूहात की बिना पे, कि मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं, वो इंसुलिन लिख देते हैं एक ख़ास डोज, उसके बाद फिर 3-4 महीने तक जब मरीज़ वापस नहीं आता वो वही डोज जारी रखता है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि बाकी दुनिया में इस तरह होता है कि जब आप जाते हैं आपके साथ बैठ के डॉक्टर या नर्स डिस्कस करते हैं कि आपको सिखाते हैं कि आपने कैसे एडजस्ट करना है खुद। अच्छा, ये मरीज ने खुद करना होता है। इंसुलिन अगर ख़ास डोज में देने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने मरीज़ को ट्रेन नहीं किया कि अपनी शुगर के लिहाज से उसको घटाना या बढ़ाना कैसे है, कैलकुलेट करके लगाना। वो ज़ाहिर है वो बहुत आसान है। एक 5 मिनट लगते हैं। मैं अपने हर मरीज़ को समझाता हूँ जब उन्हें इंसुलिन देता हूँ कि अगर आपकी फास्टिंग इतनी है तो आपने रात वाली इंसुलिन कैसे घटानी है बढ़ानी है। मैंने तो डॉक्टर साहब ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक बार इंसुलिन उनको लिख दी गई तो वो मेरे ख्याल से 4-5 साल तक वो उसी एक अमाउंट में लगाते रहे। डॉक्टर साहब टाइम हमारे पास कम है, एक और सवाल हमारे पास था जो आंटी जिन्होंने कॉल की वो कह रही थी कि जी उनकी इंसुलिन जो है वो उनको घुटनों में अब दर्द होता है और पेट में जहाँ वो इंसुलिन लगा रही हैं वहाँ ज़ख्म हो गए हैं और पेट बढ़ भी रहा है, वो इस तरह की जो है जी उनका कह रहे थे पेट भी निकल आया है और जोड़ों में भी दर्द था। ऑब्वियसली पेट निकल आने को भी देखना पड़ता है अक्सर, तो चूँकि शुगर और मोटापा साथ साथ जाते हैं और वक्त के साथ अक्सर हमारे यहाँ चूँकि वर्जिश की कमी है तो पेट की मसल भी वीक हो जाते हैं और वज़न से भी निकल आता है। इसके अलावा कुछ लोगों में अगर वाकई बहुत ज़्यादा निकला हुआ है तो मॉलेज ने चेक करना होता है कि कोई और वजह तो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जहाँ पे इंसुलिन लगाते हैं एक और बहुत कॉमन मसला है कि लोग हमारे जो इंसुलिन लगाते हैं पेट के ऊपर बार बार उसी जगह लगाते रहते हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया तो ऐसा नहीं है, कम से कम 6 साइट्स हैं जहाँ पे आपने इंसुलिन लगानी होती है। आपने जिक्र किया तो यहाँ जो मसल है जहाँ पे टीके लगते हैं आप वहाँ लगाते हैं। ठीक है। पेट के यहाँ साइड पे लगाते हैं। और थाई जिसे कहते हैं चौड़ा उस पे लगाते हैं और फिर अगले दिन ऑपोजिट साइड पे अगले नेक्स्ट टाइम, यानी आप रोटेट करते हैं। अच्छा, हमारे ज़्यादातर बेली ही पे लगाया जा रहा होता है। तो ज़रा लोगों को कन्वीनियंट होता है लेकिन लॉन्ग टर्म ये मसला करता है क्योंकि जब एक ही जगह बार बार लगाएंगे दर्द भी होगा, कई दफ़ा वहाँ पे चर्बी की गुठलियाँ बन जाती हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, कभी इरेटिक हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माज़ूर साहब बहुत कॉल्स लिए, आपको बड़ी जहमत दी हमने, लेकिन आपके सामने है कि हमारे मुल्क में क्या कंडीशन है इस बीमारी को लेके, इसलिए आपको बार बार जहमत देते हैं कि आके जो है आप अवेयरनेस और एजुकेशन पे काम करें लोगों की, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है, दवाइयों और उन चीज़ों के अलावा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब तशरीफ। मोस्ट वेलकम। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान की। डॉक्टर साहब जो हैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब जो हैं फिरदौस फैमिली क्लिनिक और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। आप लोगों ने डॉक्टर साहब से रुजू करना हो तो ई शिफा में जाके जो है ई शिफा ऑनलाइन जो है आप पूरे पाकिस्तान से रब्ता कर सकते हैं इनसे। और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए। होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ। इंशाल्लाह कल फिर एक और मौजू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।